Hello everyone, welcome to today's class. In today's class, I am going to define you the atomic spectra, which is the topic of chapter number 2 of NCERT Chemistry of class 11th, that is the structure of atom. So in today's class, I will teach you about the types of atomic spectrum. There are basically two types of atomic spectrum, emission and the absorption, and we will discuss in detail today. So let's begin. ओके तो अभी हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द एविडेंस फॉर द क्वांटाइज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जो हमारा एनसीईआरटी का टॉपिक है। अब हम उसी के बारे में आज बात करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को बात करने से पहले स्पेक्ट्रम हमें समझना चाहिए। स्पेक्ट्रम होता क्या है, स्पेक्ट्रम क्या है। आपने इससे पहले जो लेक्चर्स थे वहाँ मैंने आपको बताया था कि अगर आप सारे के सारे रेडिएशंस को एक अरेंजमेंट पे लगा देते हो ऑन द बेसिस ऑफ द इंक्रीजिंग वेवलेंथ, ओके, या इधर से कहें तो डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, तो हम इसी को स्पेक्ट्रम बोलते हैं बेसिकली। और स्पेक्ट्रम जो हमारा होता है, ये स्पेक्ट्रम डिफ़ाइन किया जाए तो जैसे सन है, सन रेडिएशंस को इमिट कर रहा है अपने चारों तरफ। तो जो सन का जो एमिशन सब तरफ जा रहा है, ये एमिशन एक तरह का रेडिएशन है जिस रेडिएशंस को हमें डिटेक्ट करना होता है। और उस रेडिएशन को डिटेक्ट करने के बाद अगर हमने उसको सीक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज किया तो इसी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। ओके तो देयर इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो इट इज़ द ब्रांच ऑफ द साइंस और ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम की स्टडी करने वाली ब्रांच है केमिस्ट्री की, जिसमें हम कौन कौन से स्पेक्ट्रम है, वो एमिशन किस तरह का एमिशन स्पेक्ट्रम है, किस तरह का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, इसकी स्टडी की जाती है। ओके अब बात करते हैं इसकी स्टडी हम करते कैसे हैं। तो इसके लिए हमें कुछ एपरेटस चाहिए होते हैं। एक स्पेक्ट्रोस्कोप कहलाता है और दूसरा कहलाता है स्पेक्ट्रोग्राफ। ओके बहुत डिटेल में इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। स्पेक्ट्रोस्कोप वो एपरेटस है जिस एपरेटस में आप रेडिएशंस को मतलब जो एमिशन या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हो रहा है उसको टेलीस्कोप से हम इसकी स्टडी करते हैं, तो ये स्पेक्ट्रोस्कोप कहलाता है। और अगर आपने उस टेलीस्कोप की बजाय कोई फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी और उस प्लेट के ऊपर रेडिएशंस फॉल होकर अपने रेडिएशंस अपने कलर्स दे रहे हैं या अपने बैंड्स दे रहे हैं या अपनी लाइंस दे रहे हैं, तो हम इसको स्पेक्ट्रोग्राफ बोलते हैं। और इसी की कलेक्टिव स्टडी को हम जनरली स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। बेसिकली इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम किसी भी एलिमेंट की फिंगरप्रिंटिंग कर लेते हैं, किसी भी कंपाउंड की फिंगरप्रिंटिंग कर लेते हैं कि कौन सा एलिमेंट है या कौन सा कंपाउंड में कौन कौन से तरह के एलिमेंट्स हैं। बेसिकली इसका यही पर्पज़ है। ओके तो इसी को लिए हम थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। अब अगर बात करें कि एक यहाँ पे टर्म लिखा है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, तो उससे पहले आपको एक चीज़ समझनी है कि अगर कोई एक लाइट है, जब वो किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि मान लेते हैं कि ये एक ग्लास स्लैब है और ये परपेंडिकुलर है और आपने यहाँ से लाइट फॉल की तो वो बेंड हो जाती है, बेंड हो जाएगी, मतलब ये टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट डिपेंड्स ऑन द रेयर एंड डेंसर मीडियम। तो मेरे कहने का मतलब है कि लाइट जो है, अगर उसका मीडियम आप बदलते हो, अगर लाइट का आपने मीडियम चेंज किया तो क्या होगा, द स्पीड ऑफ द लाइट विल चेंज एंड एज वेल एज दिस लाइट विल डेविएट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। ओके इसी को अगर हम एक प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं, अगर एक प्रिज्म लगाया आपने और उसमें एक लाइट पास की, तो लाइट जो होगी वो डेविएट हो जाती है और डेविएट होने के बाद जब ये बाहर निकलती है तो ये अलग अलग कलर में ब्रेक हो जाती है इस तरीके से, जिसको आप एक फोटोग्राफिक प्लेट पे उतार लेंगे तो आपको यहाँ पर विजिबल लाइट के विबग्योर नाम के, जिसको हम विबग्योर बोलते हैं, इस तरीके से इसमें क्लीवेज हो जाता है, यानी कि डिस्पर्जन, जिसको हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आपने एक वाइट लाइट को, सनलाइट हो किसी भी तरह की वाइट लाइट को प्रिज्म के अंदर से पास किया, तो पास होने के बाद जब वो बाहर निकल के आएगी तो वो अपने अलग अलग बैंड्स में ब्रेक हो जाती है और इसी को हम डिस्पर्जन का नाम देते हैं। और डिस्पर्जन में हमने क्या देखा, देयर आर 7 कलर्स विबग्योर। ये विबग्योर कलर अगर सारे के सारे आपको सातों कलर दिखते हैं जैसा कि रेनबो में होता है, तो इसी को हम कहते हैं कि ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। ओके तो कहलाएगा ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, दिस इज टर्म्ड एज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो आपको ये समझना है कि कंटिन्यूअस का मतलब क्या है। कंटिन्यूअस का मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सब एक दूसरे में मर्ज होंगे।
देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ गैप, कह सकते हो। वायलेट ब्लू में मर्ज होता दिखाई पड़ेगा, ब्लू ग्रीन में मर्ज होता दिखाई पड़ेगा, ग्रीन येलो में मर्ज होता दिखाई पड़ेगा, फिर ये ऑरेंज में मर्ज होता दिखाई पड़ेगा और फिर ये रेड में मर्ज होता दिखाई पड़ेगा। कहने का मतलब पूरे सातों के सातों का एकदम क्लियर कट दिखाई पड़े, जैसा कि हमें रेनबो में दिखता है। तो हम ये कहते हैं ये जो हमारा स्पेक्ट्रम होगा ये कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। ओके, तो ये हो गया कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की बात। ठीक है, अब ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम तो हो गया। अब बात करते हैं कि किस किस तरह स्पेक्ट्रम जो हमारे स्पेक्ट्रा होते हैं वो उनकी टाइप्स क्या है। तो हम बेसिकली जानते हैं कि हमारी जो स्पेक्ट्रम है वो दो टाइप में इसको कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, एक है एमिशन और एक है एमिशन स्पेक्ट्रा, एमिशन और दूसरा है एब्जॉर्प्शन। इस तरीके से हम दो तरह के स्पेक्ट्रम के बारे में जानते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो जैसे सन की अगर बात करें, ठीक है, सन हो गया या फिर हमारे किसी भी तरह का लाइट सोर्स हो गया, ये सारे के सारे जो लाइट सोर्सेज हैं, चाहे वो सन हो, चाहे स्टार हो, चाहे कुछ भी हो, ये सारे के सारे जो स्पेक्ट्रम एमिट करते हैं उसको हम एमिशन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। ये सारे के सारे एमिशन स्पेक्ट्रा देते हैं। ओके, ये सारे एमिशन स्पेक्ट्रा देंगे। तो कैसे देंगे, इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल है। जैसे अभी आपने पढ़ा कि हमने डिस्पर्जन करके देखा, डिस्पर्जन ये सनलाइट की ही तो बात हमने की थी, विजुअल स्पेक्ट्रम में जो 7 डिफरेंट कलर में टूट जाते हैं, इसी को हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। अब किसी एलिमेंट में ये स्पेक्ट्रम कैसे होगा, तो जैसे मान लेते हैं कि सोडियम क्लोराइड है NaCl, ठीक है, इस NaCl को आप स्ट्रांगली हीट करेंगे तो इसमें सोडियम ये का एटम एक्साइटेड होगा, इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएगा और उसके बाद फिर जब ये क्रिस्टल जब रेडिएशन एमिट करेगा और इस रेडिएशन बहुत सारे रेडिएशन एमिट कर रहा है, उसको आपने एक बीम में से बीम बनाया और बीम में को आपने पास कर दिया प्रिज्म के अंदर से। जब ये इससे पास होकर बाहर निकलेगी तो यहाँ पर आपको एक फोटोग्राफिक प्लेट लगानी है और जिस जगह फॉल करेगी तो ये पता चल जाएगा किस कलर की रेडिएशन इसने एमिट की है। ठीक है, चाहे वो येलो, जैसे येलो लाइट होती है इसमें से निकलती है तो येलो कलर की बैंड लाइट आपको यहाँ ब्राइट लाइट्स दिख जाएगी। पूरा का पूरा ये प्लेट जो होगा वो ब्लैक होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये हमारा जो एक स्पेक्ट्रा था जिसमें NaCl को आपने स्ट्रांगली हीट किया तो उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ एंड व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन इज कमिंग बैक टू द ग्राउंड स्टेट इट इज़ एमिटिंग सर्टेन रेडिएशन। और उस रेडिएशन को जब उसमें प्रिज्म से पास करके देखा गया तो ये येलो कलर की लाइन दे रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पता लगा लिया कि इसके अंदर से एमिशन स्पेक्ट्रा में क्या निकला है, येलो कलर की लाइट निकली। ओके, तो ये तो हो गया एक छोटा सा एग्जाम्पल। अब इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें डिटेल में तो यहाँ पे देखो आपको समझाया जा रहा है। एमिशन स्पेक्ट्रा जनरली तभी निकलता है जब हम किसी एक एलिमेंट को या कंपाउंड को एक्साइटेड स्टेट में लेके आएँ और जब वो अपनी ग्राउंड स्टेट में लौट के आएगा तो अगेन वो एनर्जी को एमिट करेगा। जैसे मैंने कहा कि ये न्यूक्लियस था और ये शेल्स हैं अलग अलग और ये बहुत दूर पहुँच गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ उसको होना चाहिए था लेकिन जब आपने इसको गर्म किया या इसको आपने इरेडिएट किया इलेक्ट्रॉन ये बहुत दूर पहुँच गया, ये बहुत हायर एनर्जी लेवल पे पहुँच गया है। फिर जब ये वापस लौट के आएगा तो क्या करेगा, जितनी एनर्जी इसने गेन करके अपने आप को यहाँ पहुँचाया उतनी एनर्जी एमिट कर देगा। और ये जब एनर्जी एमिट करेगा जिसको हम Hν से लिखते हैं तो इसी को हम ट्रैक कर लेते हैं, इसकी स्टडी कर लेते हैं तो हम ये जानते हैं कि इसका कलर कैसा है या इसका बिहेवियर कैसा है। ओके, तो इस तरीके से ये हो गया हमारा एमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक है, अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हमारा जो है इसका जस्ट रिवर्स होता है जो हमने अभी पढ़ा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में हम क्या करते हैं, जैसे एक सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से लाइट निकल रही है बहुत सारी, ठीक है, और आपने यहाँ पे एक सैंपल रख रखा है जिस लाइट को इसके अंदर से आप पास होने देंगे। जब ये पास होएगा तो पास होने के बाद जो ट्रांसमिटेड लाइट निकलेगी उसको आपने प्रिज्म के अंदर से पास करके देखा। जब ये प्रिज्म से पास होकर बाहर निकलेगी तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा कि ये पूरा का पूरा एक जो यहाँ पे जो फोटोग्राफिक प्लेट है, इस फोटोग्राफिक प्लेट पे आपको सारे कलर तो दिखाई पड़ेंगे पर कुछ कलर मिसिंग हो जाएंगे, कुछ कलर यहाँ पे मिसिंग होंगे, जिसको हम जनरली डार्क बैंड्स के नाम से जानते हैं या फिर हम इसको डार्क लाइंस भी कहते हैं। ठीक है, डार्क बैंड्स या डार्क लाइंस, ये अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से लिखा होता है। तो ये पूरा का पूरा सातों कलर मान लेते हैं हम, अगर विजुअल स्पेक्ट्रम की बात करें तो सातों कलर यहाँ होने चाहिए पूरे प्लेट में, लेकिन सातों कलर ना दिखाई पड़ के आपको इसमें से कुछ बैंड्स, डार्क बैंड्स या डार्क लाइंस दिखाई पड़ेगी। ये जो डार्क लाइंस आपको बीच में यहाँ पर दिखाई पड़ेगी तो वो डार्क लाइन क्या शो करती है, अभी आपको नेक्स्ट पेज का मैं डायग्राम भी दिखा दूँगा। जैसे कि नेक्स्ट पेज पर अगर हम चलें तो इसमें देखिए, इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो था, जो हमारा पहला डायग्राम था, ये एक
एमिशन स्पेक्ट्रा का डायग्राम है, जिसमें एक ऑलरेडी एक्साइटेड एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड है, और जब ये वापस अपने ग्राउंड स्टेट पे आता है तो ये रेडिएशन को एमिट करता है। इसको यहाँ बीम में कन्वर्ट किया गया और उसके बाद फिर इसको ये फिजिक्स से पास किया गया, तो यहाँ पे इसने कुछ कलर लाइंस दी, ब्राइट लाइंस। सो एक काली नेगेटिव थी, उस नेगेटिव में आपको कुछ ब्राइट लाइंस दिख रही हैं, ठीक है। अलग अलग कलर की हो सकती हैं, जैसे यहाँ ग्रीन भी है, येलो भी है, रेड कलर भी दिख रही है, बाकी पूरा का पूरे ब्लैक है, ठीक है। और अगर इसी तरह से आप बात करिए कि ये तो हो गया एमिशन स्पेक्ट्रा। उसी तरह से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, एक वाइट लाइट का सोर्स है, उसको आपने उस पर्टिकुलर एब्जॉर्बिंग, यहाँ लिखा है एब्जॉर्बिंग सैंपल, उसके अंदर से पास किया, तो इस सैंपल में जो भी एलिमेंट या कंपाउंड होगा उसने कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लिए और बाकी को जाने दिया। जब बाकी को जाने दिया तो जब इसका यहाँ पे जब इसका डिटेक्टर पे इसको डिटेक्ट किया गया तो सारे कलर में से देखिए कुछ आपको यहाँ पे डार्क लाइंस दिखनी शुरू हो गई। तो ये जो स्पेक्ट्रम है ये एब्जॉर्प्शन है, क्योंकि इसमें एब्जॉर्ब हुआ है, उसमें कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब हुई है। और ये एक एमिशन स्पेक्ट्रम क्यों है, क्योंकि इसमें रेडिएशंस को इसने इस पर्टिकुलर सैंपल ने एमिट किया है। दैट्स वाई इट इज़ एमिशन स्पेक्ट्रम एंड दिस इज़ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड की ही बात कर लें, फॉर एग्जांपल मैंने कहा NaCl की ही मैं बात करूं अगर, तो NaCl जिस वेवलेंथ की रेडिएशन यहाँ पे ब्राइट लाइंस के फॉर्म में देगा, सेम ही यहाँ पर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में वो डार्क बैंड्स के फॉर्म में देगा, क्योंकि वही सेम एनर्जी यहाँ पर अगर मान लेते हैं, मैंने कहा कि ये एक न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन इस जगह पे था, बहुत हायर एनर्जी में था। फिर एमिशन स्पेक्ट्रा क्या कह रहा है, जब ये लौट के वापस अपनी जगह पे आया है तो इसने रेडिएशंस को एमिट किया है और यही कलर इसको आप दिखाई पड़ा। मान लेते हैं ये कलर येलो है, ठीक है, येलो कलर। तो आप जब एमिशन स्पेक्ट्रा करोगे तो आपको यहाँ येलो कलर की ब्राइट लाइन दिखाई पड़ेगी। और अगर आपने इसी NaCl को यहाँ पे एज एब्जॉर्बिंग सैंपल रखा और आपने यहाँ वाइट लाइट पास की, तो अब ये क्या करेगा, अभी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है, तो ये क्या करेगा, ये कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और वो लाइट किस रेडिएशन की होगी, येलो की ही तो होगी। इसलिए इस पूरे के पूरे ग्राफ में येलो लाइट जहाँ पर होगी, जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट उसने एब्जॉर्ब की है, वो चीज़ यहाँ पे डार्क बैंड्स के तौर पे आपको दिखाई पड़ जाएगी। कहने का मतलब सिंपली ये है कि दोनों में ही जो यहाँ पर ब्राइट लाइंस और यहाँ पर डार्क बैंड्स, क्लियर हो रहा है आपको, ये दोनों ही चीज़ें जो हैं ये आप समझिए फिर से कि इन द केस ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम ब्राइट लाइंस आएगी, ठीक है। तो ब्राइट लाइन जो आ रही है इसकी वेवलेंथ और यहाँ पर जो डार्क बैंड या डार्क लाइन जो आ रही है इसका जो वेवलेंथ होगा वो सेम होगा, क्योंकि आपने सेम सबस्टेंस की ही बात की, चाहे वो एक्साइटेड था और चाहे आपने उसको एब्जॉर्प्शन के थ्रू स्टडी किया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको समझते हैं। क्लियर हुआ? तो कुल मिला के हमने जाना कि एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा होता क्या है, ठीक है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा भी हमने पढ़ा और उसके बाद फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है, स्पेक्ट्रोस्कोप क्या होता है। देन अब बात करते हैं थोड़ी इसकी और डिटेल में कि इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। तो ये जिस तरीके से हर एक इंसान का अपना स्पेसिफिक DNA होता है, उसी तरह से हर एक एलिमेंट का अपना स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम होता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये एक फिंगर प्रिंटिंग है, किसी एलिमेंट की स्टडी करने के लिए फिंगर प्रिंटिंग का काम करती है, ठीक है। तो ये तो हो गया। सो कलेक्टिवली दोनों ही स्पेक्ट्रम को हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं, दिस इज एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ओके। तो मैं फटाफट क्विकली रिकैप कर देता हूँ, हमने अभी आपको क्या क्या बताया है। बस लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन बचा है, उससे पहले आप जान लीजिए हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रम की बात की। एटॉमिक स्पेक्ट्रम में पहले तो ये बताया कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, सारे रेडिएशंस का एक अरेंजमेंट, जिसमें चाहे वो इंक्रीजिंग वेवलेंथ या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अरेंज हो वो स्पेक्ट्रम है। और उसमें भी हमने विजिबल स्पेक्ट्रम पे फोकस किया और हमने बताया कि विजिबल स्पेक्ट्रम या विजिबल लाइट को अगर आप प्रिज्म से पास करते हो तो वो 7 कलर्स में टूट जाता है और इसी को हम कहते हैं डिस्पर्जन। और इस डिस्पर्जन की हेल्प से आपको 7 डिफरेंट कलर्स दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो ये 7 डिफरेंट कलर्स दिखाई पड़ने में एक चीज़ यहाँ मैं बताना मिस कर गया था कि जैसे रेड कलर जो होता है इसकी वेवलेंथ सबसे लार्जर होती है और इसकी वेवलेंथ सबसे लार्जर है, इसलिए लीस्ट डेविएटेड होता है, लीस्ट डेविएटेड, ओके। तो क्या हुआ ख़ास बात इसमें मैंने क्या बताई आपको कि लार्जर वेवलेंथ होगी इसलिए ये लीस्ट डेविएटेड होगी, ठीक है। वहीं अगर आप वायलेट की बात करें तो वायलेट की सबसे स्मॉलर होगी 7 कलर में और ये सबसे ज़्यादा मोस्ट डेविएटेड होगी, क्योंकि जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है वो लीस्ट डेविएटेड होता है और जिसकी वेवलेंथ
जो कम होती है वो सबसे ज़्यादा डेविएटेड होता है। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट। तो उसी बेसिस पे 7 कलर हमें मिलते हैं और उन्हीं 7 कलर के स्टडी के बेसिस पे हम ये पता लगाते हैं कि कौन सा एलिमेंट है जिसका किस कलर का रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब किया, किस कलर का नहीं किया। अब बात करते हैं लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। तो हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी, इट इज़ द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। तो जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं वो एक्चुअली लाइन स्पेक्ट्रा ही है सारा, बस एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। एमिशन मतलब एक्साइटेड एलिमेंट है, उस एक्साइटेड एलिमेंट में जब इलेक्ट्रॉन वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आता है तो एनर्जी रेडिएट करता है और उसकी स्टडी कर रहे हो आप। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि एक नॉर्मल सा एलिमेंट है जो ग्राउंड स्टेट में है, आपने उसमें एक लाइट पास की तो उसने कुछ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी को जाने दिया। तो अब जो आपको रिजल्ट दिख रहा है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दिख रहा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारी पूरे की पूरी स्टडी में, जितनी भी चीज़ें हम अभी बोर्ड्स के मॉडल में पढ़ेंगे वो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो जब हाइड्रोजन पे ये पूरी स्टडी की गई तो बहुत लंबी सीरीज़ ऑफ मतलब कई तरह की सीरीज़ ऑफ लाइंस वहाँ पे दिखाई पड़ी, जिसको देखो यहाँ पे एक टेबल के थ्रू भी समझाया जा रहा है कि द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन, इसके लिए ये 5 तरह की सीरीज़ यहाँ दिखाई जा रही है। तो हुआ क्या कि जो हाइड्रोजन है वो तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, H2 फॉर्म में। ठीक है, तो इसको डिसोसिएट किया गया, इसके ऊपर इरेडिएट किया गया रेडिएशंस और ये एटॉमिक हाइड्रोजन में टूटा। एटॉमिक हाइड्रोजन बहुत एक्साइटेड था तो इसका इलेक्ट्रॉन बहुत एक्साइटेड था, एंड व्हेन इट कमिंग बैक टू द ग्राउंड स्टेट तो ये एक सर्टेन रेडिएशंस को एमिट कर रहा है। बेसिकली हम हर एक एलिमेंट की एमिशन स्पेक्ट्रा की स्टडी करते हैं, सबसे क्लियर कट रिजल्ट हमें उसी में मिलता है। तो कुल मिला के सबसे पहले बामर नाम के एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने एक फॉर्मूला दिया न्यू बार क्या है, वेव नंबर, जिसकी वैल्यू उन्होंने बताई 109677 1/2² -1/n²। ये उन्होंने एक फॉर्मूला दिया एंड दिस इज़ पर सेंटीमीटर। और इसको फॉर्मूले को इस्तेमाल करके इन्होंने ये बताया कि किस वेवलेंथ की रेडिएशन ये एमिट करेगा, जहाँ पर n = है 3, 4, 5, 6 मीन्स ये हैं शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स की बात कर रहा है, किस सेल से। और ये 2 जो लिखा है ये सेकंड शेल पे इलेक्ट्रॉन लौट के आ रहा है। ठीक है, क्यों बामर ने इसकी फॉर्मूला दिया, क्योंकि ये सिर्फ बामर का ही जो बामर सीरीज़ थी यही विजिबल स्पेक्ट्रम में लाई करती है और बाकी कोई भी विजिबल स्पेक्ट्रम में लाई नहीं करती। और इसी बेसिस पे आप देखिए तो यहाँ पर आपको लिख के मिल रहा है साफ साफ कि जो बामर है, बामर में N1 = 2 एंड N3, अभी मैं बताता हूँ N1 N2 क्या है, 3, 4, 5 आगे बढ़ता रहेगा, ये विजिबल स्पेक्ट्रम है। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन और सबसे पहला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया था बामर ने। ठीक है, उसके बाद हम इसको और एक्सट्रापोलेट करते हैं और अल्टीमेटली हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो बनेगा रेडबर्ग कांस्टेंट के बेसिस पे दिस वन। दिस इज रेडबर्ग कांस्टेंट पर सेंटीमीटर यूनिट ज़रूर याद रखिएगा, n1² और ये n2²। तो n1 क्या है, जो लोअर एनर्जी लेवल है, और n2 मतलब हायर एनर्जी लेवल, वो उससे एक कम से कम एक ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ऑन दिस बेसिस दे आर 5 सीरीज लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट फंड। अब ये हम आपको समझाते हैं कि लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट फंड है क्या, जिसके लिए हम आपको नेक्स्ट पेज पे लेके चलेंगे और वहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि ऐसा क्यों। ये है डायग्राम जिसके थ्रू आपको समझ में आएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन n = 1 पे लौट के आता है किसी भी शेल से, देखिए ये n = 2 से भी आ रहा है, यहाँ से लेके ये n = 2 से n = 1 पे आया, n = 3 से n = 1 पे आ रहा है, फिर ये 4 से आ रहा है, 5 से 6 से, किसी भी शेल से अगर 1 पे आ रहा है तो जो सीरीज़ बनती है उसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज़। ठीक है, जहाँ पर n1 जो हमारा होगा वो 1 होगा और n2 जो होगा वो 2 ऑनवर्ड होगा। ठीक है, 2 ऑनवर्ड मतलब 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इस तरीके से। ठीक है, देन उसके बाद जब n = 2 पे, देखिए यहाँ पे n = 2 पे आ रहा है, 3 से आ रहा है, 4 से आ रहा है, 5 से आ रहा है, 6 से आ रहा है। ठीक है, तो ये सीरीज़ हमारी कहलाती है बामर सीरीज़। दिस इज़ बामर सीरीज़, जहाँ पे n1 हमारा होगा 2 और जो n2 होगा वो होगा 3, 4, 5, 6 ऑनवर्ड। ठीक है, तो आप देखो इसमें बहुत क्लियरली दिखा रहा है, ये कलर्ड लाइंस दिख रही है ना, क्योंकि ये विजिबल स्पेक्ट्रम में लाई करती है। ठीक
ठीक है। और ये यूवी रेडिएशन है, क्यों? क्योंकि यूवी रेडिएशन की एनर्जी विजिबल से ज़्यादा होती है, और आप देखिए सबसे ज़्यादा एनर्जी एमिट होगी जब वो n=1 पे आएगा, एकदम लो हो जाएगी एनर्जी, इसलिए ये यूवी होती है। और इसके बाद सारे के सारे IR होते हैं, चाहे पास्टन हो, चाहे ब्रैकेट हो, चाहे फंड हो। फिर उसके बाद देखिए पास्टन सीरीज लिखिए, जहाँ पे n=3 पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जंप करके आ रहे हैं, ठीक है। तो जब पास्टन की बात करते हैं तो पास्टन सीरीज़ में n1=3 होगा, और जो हमारा n2 होगा वो 4, 5, 6 करके बढ़ता रहेगा। देन आता है ब्रैकेट, देन आएगा लास्ट में फन। तो ये ब्रैकेट जो है n1=4 होगा, और इसके लिए n2 की वैल्यू 5, 6, 7 होगी। उसी तरह से यहाँ n1 की वैल्यू 5 है अगर, तो n2 की वैल्यू 6, 7, 8 होगी, इस तरीके से, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों रेडिएशन जो हमारे होंगे ये IR पे लाई करते हैं, क्योंकि इसकी एनर्जी और भी कम हो जाएगी। तो जितना ही ट्रांजिशन जितना कम हो रहा है उतनी एनर्जी अपने आप घटती जा रही है। तो इस तरीके से हमने ये देखा हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रा, ठीक है, जिसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, जो रिडबर्ग फॉर्मूला हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, न्यू बार =109,677 1/n1² - 1/n2² पर सेंटीमीटर, ओके, पर सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे इसकी भी वैल्यू। कुल मिला के ये हमारा आज का डिस्कशन हो गया, जिसमें हमने क्या सीखा कि स्पेक्ट्रा क्या होता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, ये स्पेक्ट्रम बनते कैसे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमने लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन के केस में पांचों सीरीज़ के नाम पढ़ा और पांचों सीरीज़ के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ली, ठीक है। तो कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, बहुत आसान है, अगर मैं देखता हूँ अगर इसमें न्यूमेरिकल एक ट्राई कर लेते हैं। ओके, अभी नहीं है, नया मुझे लगता है एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन होगा, तो उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन से आप उसको निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक क्वेश्चन, अगर मैं 33 की बात करूँ, व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव द सेम वेवलेंथ एज द बामर्स ट्रांजिशन n=4 to n=4 और He+। तो He+ हम इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि अभी मैंने बताया नहीं, ये हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट की बात कर रहा है। जब मैं इस टॉपिक पढ़ा लूँगा तो आपको समझाऊंगा। तो इस तरीके से हम ये पूरा आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं, जिसमें हमने आपको स्पेक्ट्रम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी। कुछ ना समझ में आए आप कॉमेंट सेक्शन में पूछिए। टिल देन, बाय बाय।